27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। इतिहास की किताबों में लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद पुलिस इनकाउंटर में शहीद हुए। मेरा सवाल यह नहीं है कि वो कैसे मरे, मेरा सवाल यह है कि पुलिस ठीक उसी वक्त 9:30 बजे कैसे पता चला कि आजाद उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। क्या यह सिर्फ एक मुखबरी थी या यह एक गहरी साजिश थी जिसका कनेक्शन आनंद भवन से लेकर ब्रिटिश खुफिया फाइलों तक जुड़ा है। आज हम नेहरू की आत्मकथा पेज नंबर 262 और डिक्लासिफाइड CID फाइलों का पन्ना पढ़ेंगे और उस गद्दार या उस मुखबिर का नाम सामने लाएंगे जिसे इतिहास में छुपा दिया। सबसे पहले चलते हैं घटना से कुछ दिन पीछे। आजाद अपनी मौत से कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन गए थे। लोग कहते हैं वो मदद मांगने गए थे, लेकिन सच क्या है? मेरे पास नेहरू की खुद की लिखी आत्मकथा है। इसके पेज नंबर 262 पर नेहरू स्पष्ट लिखते हैं कि जब आजाद उनसे मिले तो नेहरू ने उन्हें और उनके साथियों को फांसीवादी मानसिकता, फासिस्ट मेंटालिटी का कहा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू क्रांतिकारी यशपाल अपनी किताब सिंहालोकन में लिखते हैं। उनका दावा है कि आजाद खाली हाथ नहीं थे। वो नेहरू को संगठन का फंड 1500 रुपये सौंपने गए थे ताकि वो पैसा भगत सिंह का केस लड़ने में काम आए। नेहरू ने आत्मकथा में स्वीकार किया है कि उन्होंने मदद करने से हिचकिचाहट दिखाई। आजाद वहां से खाली हाथ और निराश होकर निकले। याद रखिएगा, यह निराशा ही विश्वासघात की पहली सीढ़ी थी। इतिहासकार विक्रम संपत और पूर्व खुफिया अधिकारी धर्मेंद्र गौर के अनुसार ब्रिटिश फाइलों में एक और क्रांतिकारी यशपाल को लॉयल एंड फेथफुल फेलो, वफादार साथी कहा गया है। सोचिए, जो व्यक्ति आजाद के साथ रणनीतियां बनाता था, ब्रिटिश फाइलें उसे अपना वफादार बता रही थीं। आजाद अंग्रेजों से नहीं हारे थे, वो अपनों के इस दोहरे विश्वासघात से हारे थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। इस पूरे शोध रिसर्च का निष्कर्ष यह है, आजाद की मौत केवल एक पुलिस इनकाउंटर नहीं थी, यह राजनीतिक उपेक्षा और गहरी गद्दारी का परिणाम थी। आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में रखी वह पिस्टल हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत सिर्फ खून से नहीं बल्कि अपनों के धोखे को पीकर भी चुकानी पड़ती है। दोस्तों, इतिहास को व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं दस्तावेजों से समझना चाहिए। मैंने इस वीडियो में जो भी दावे किए हैं वो हवा में नहीं है। अगर आप इन सब सबूतों को क्रॉस चेक करना चाहते हैं या इस सच्चाई की गहराई में जाना चाहते हैं तो मैंने इन सभी किताबों के लिंक्स और चैप्टर रेफरेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप सबसे पहले अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं नेहरू जी ने आजाद को फांसीवादी क्यों और कहाँ कहा, तो आप जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी का पेज नंबर 262 पढ़ सकते हैं। इसका भी नाम और किताब के नाम लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। और दूसरा, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रांतिकारियों के बीच पैसों को लेकर क्या झगड़ा था और संगठन अंदर से कैसे टूट रहा था, तो क्रांतिकारी यशपाल की किताब सिंहालोकन भाग 2 जरूर पढ़ें। यह किताब आपकी आंखें खोल देगी। और लास्ट एक किताब, अगर आप उस खुफिया रिपोर्ट और पुलिस के नजरिए को समझना चाहते हैं तो पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर धर्मेंद्र गौर की राइटिंग्स को रेफर कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आप तक सच पहुंचाना था। आप खुद पढ़ें, खुद परखें। लिंक और रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आज इतिहास की एक ऐसी केस फाइल खोलते हैं जो दशकों से सवालों के घेरे में है। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की शहादत की। ये एक ऐसी जांच है जो हमें विश्वासघात के उस गहरे जाल तक ले जाएगी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को ही बदल कर रख दिया। इस तारीख और जगह को जरा ध्यान से देखिए। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। ये वो पल था जब इतिहास थम सा गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर भविष्य की रणनीति बना रहे थे।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली है। और यहीं से हमारी पूरी जांच का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस को ठीक उसी वक्त उसी पेड़ के नीचे आजाद की मौजूदगी की पक्की खबर कैसे मिली? यह कोई मामूली इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था। नहीं, यह एक सोचा समझा जाल था और आज हम इसी जाल की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो हमारी केस फाइल का पहला सुराग हमें ले जाता है आनंद भवन। आजाद की शहादत से बस कुछ ही दिन पहले वो जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए थे। यह मुलाकात जो एक उम्मीद लेकर की गई थी, असल में निराशा और राजनीतिक अकेलेपन की एक कहानी बन गई। अब देखिए, इस मुलाकात की कहानी में ना दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनसे कोई अजनबी मिलने आया था और उन्हें क्रांतिकारियों के तौर तरीकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के रिकॉर्ड ये दावा करते हैं कि आजाद ने भगत सिंह के केस के लिए पार्टी फंड से 1500 रुपए की रकम नेहरू को सौंपी थी, लेकिन उन्हें मदद का कोई भरोसा नहीं मिला। ये जो इतना बड़ा विरोधाभास है ना, यही इस कहानी का एक बहुत अहम सुराग है। ये सिर्फ नजरअंदाज करने की बात नहीं थी, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक वैचारिक मतभेद था। नेहरू ने अपनी ही किताब में लिखा कि उन्हें आजाद और उनके साथियों की सोच फाशीवादी लगती थी। मतलब साफ था, उस सबसे मुश्किल मोड़ पर आजाद राजनीतिक तौर पर एकदम अकेले पड़ चुके थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से किसी भी तरह की मदद की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। चलिए अब जांच के दूसरे और शायद सबसे तकलीफदेह हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यह सुराग है विश्वासघात का, वो धोखा जो किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ने ही दिया था। जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज और क्रांतिकारियों के लिखे संस्मरण हैं, वो सब साफ साफ एक ही तरफ इशारा करते हैं। पुलिस तक आजाद की खबर पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही संगठन HSRA के भीतर का ही कोई इंसान था। सोचिए, ये जानना ही अपने आप में कितना दुखद है। हमारी केस फाइल में दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, वीरभद्र तिवारी और यशपाल। तिवारी पर पार्टी के फंड का गबन करने का आरोप था और उसे आजाद के गुस्से और सजा का डर था। वहीं दूसरी तरफ यशपाल, जो एक बहुत काबिल रणनीतिकार थे, लेकिन वो भी पार्टी की अंदरूनी खींचतान में उलझे हुए थे। सबूत दोनों की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन एक सबूत ऐसा है जो इस कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। जरा ये देखिए, ये जानकारी ब्रिटिश खुफिया विभाग की उन फाइलों से सामने आई है जिन्हें बाद में सार्वजनिक किया गया। ब्रिटिश CID की एक फाइल में क्रांतिकारी नेता यशपाल के लिए लिखा है, एक वफादार और भरोसेमंद साथी। सोचकर देखिए, एक शख्स जो क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बना रहा था, उसे ब्रिटिश सरकार अपना वफादार मान रही थी। यह सिर्फ मुखबिरी नहीं, यह एक बहुत गहरे और रणनीतिक विश्वासघात की तरफ इशारा है। तो एक तरफ राजनीतिक बेरुखी, दूसरी तरफ अपनों का विश्वासघात। इसी माहौल में चलिए अब वापस चलते हैं अल्फ्रेड पार्क के उन आखिरी लम्हों में जहां यह पूरा षड्यंत्र अपने अंजाम तक पहुंच रहा था। उस लड़ाई में आजाद अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनकी पहचान, उनकी प्रिय कोल्ट पिस्तौल, जिसे वो बड़े प्यार से बमतुल बुखारा कहते थे। कि सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये उनकी आजादी की जिद का, उनके उसूलों का प्रतीक था। और फिर वो हुआ जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। पुलिस के दर्जनों बंदूकों से घिरने के बाद भी आजाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने जवाबी हमला किया, 2 बड़े अंग्रेज अफसरों को घायल किया और अपने साथी सुखदेव राज को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए अकेले ही पूरी पुलिस फोर्स पर कवर फायर देते रहे। और जब उनकी पिस्टल में सिर्फ एक गोली बची, तब उन्होंने अपना वो प्रण पूरा किया। दुश्मन के हाथों जिंदा पकड़े जाने से इनकार करते हुए उन्होंने अपनी वो कसम निभाई। आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर दाग दी, वो आजाद ही जिए और आखिरी सांस तक आजाद ही रहे। तो इस पूरी पड़ताल का, इस पूरी जांच का नतीजा क्या निकलता है? जब हम सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। देखिए, इतिहास का फैसला यह है कि आजाद की शहादत किसी एक वजह से नहीं हुई। ये एक तिहरी साजिश थी। एक तरफ वीरभद्र तिवारी की फौरी मुखबरी थी, दूसरी तरफ यशपाल की संदिग्ध रणनीतिक जासूसी, और तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक बेरुखी। इन सब ने मिलकर आजाद को उस आखिरी दिन बिल्कुल अकेला और बेबस कर दिया था। उन्हें अंग्रेजों ने तो मारा, लेकिन हराया अपनों के धोखे और व्यवस्था की उदासीनता ने। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतिहास बहादुरी और शहादत को तो हमेशा याद रखता है, लेकिन वो विश्वासघात को कैसे याद रखता है? अक्सर उसे किताबों के पन्नों या सरकारी फाइलों की धूल में दबा दिया जाता है।
आजाद की कहानी हमें बस यही कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत सिर्फ खून बहाकर नहीं, कभी-कभी अपनों के दिए धोखे का जहर पीकर भी चुकानी पड़ती है।